नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय MD धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 3 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और आप लोगों का ना जो इंग्लिश क्लास है ना वो पहला दूसरा कंप्लीट हो चुका है और आज तीसरा क्लास है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, मैं ना सरल से सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जितना सरल तरीके से मैं समझाऊं उससे भी सरल तरीके से आप लोगों को ना अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को जो अंग्रेजी विषय है ना वो आप लोगों को टफ ना लगे। ठीक है, तो इसलिए ना अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ना एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों का बन जाए। तो इस तरीके से ना छोटे छोटे जो टॉपिक रहेगा उसको नोट करते हुए भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते ना सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, आप लोग अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका टॉपिक देख लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग करके दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना कि लैंग्वेज पेडागोजी क्या होता है। और अगर आप लोगों को लैंग्वेज पेडागोजी क्या होता है ये हिंदी में बताऊँ ना तो भाषण शिक्षण शास्त्र कहलाता है। क्या? तो भाषा शिक्षण शास्त्र ना ये जो लैंग्वेज पेडागोजी है वो कहलाता है। तो जानते हैं, सबसे पहले इसके थ्योरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लैंग्वेज पेडागोजी होता क्या है। तो ध्यान से पढ़िए। टीचिंग वेयर द टीचर ड्रॉ फ्रॉम हिज superior नॉलेज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस इन टीचिंग लैंग्वेज, इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू स्पेस। तो इसका अगर कि मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊँ ना इसका क्या मतलब होता है। शिक्षण जहाँ शिक्षक भाषा शिक्षण में अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है और वास्तविक अनुभव का भी उपयोग करता है, और अपने वास्तविक अनुभव का भी उपयोग करता है ना, तो ये क्या कहलाता है, शिक्षण शास्त्र कहलाता है भाषा में। और सरल तरीके से समझाऊँ ना तो एक शिक्षक जो होता है ना वो अपने पूर्व ज्ञान, मतलब अंग्रेजी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो अंग्रेजी के बारे में मैं अपने पूर्व ज्ञान को क्या करूँगा, पूर्व ज्ञान को समाहित करूँगा, मतलब आप लोगों को बताऊँगा। उसके अलावा जो मेरा अनुभव है ना, वास्तविक अनुभव, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो नॉलेज पेडागोजी कहलाएगा। और ये जो नॉलेज पेडागोजी है ना वो दो भाग में विभाजित है। बोला है ना, देखो स्प्लिट इनटू टू स्पेस, तो इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज पेडागोजी है ना उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखना चाहो ना तो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, जिसका हिंदी मतलब है भाषा अधिग्रहण। उसके अलावा दूसरा जो है वो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा अधिगम। ठीक है, तो हम लोग ना ये जो भाषा अधिग्रहण मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग के बारे में भी जानेंगे कि दोनों क्या होता है। चलिए सबसे पहला में जानते हैं कि एक्विजिशन अधिग्रहण क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ना ये जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा, उसको सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। जनरली द लैंग्वेज इज लर्न विदाउट नोइंग ग्रामर रूल एंड रेगुलेशन in child period by acquisition. When a language is learned without a systematic and the conscious process, it is called an acquisition. तो अगर आप लोगों को इसका हिंदी में बताऊँ ना कि इसका हिंदी में क्या होता है, वो सामान्यतः भाषा को बचपन में व्याकरण के नियम और विनियमों को जाने बिना अधिग्रहण द्वारा सीखा जाता है ना। और जब किसी भाषा को ना व्यवस्थित और सचेत प्रक्रिया के बिना सीखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अधिग्रहण कहेंगे, जिसे एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ना समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को ना अपने शब्दों में और अच्छे से समझाता हूँ। आप लोग जनरली जब बचपन में आप लोगों का मदर टंग मतलब आप लोगों का मातृभाषा कौन सा है, मान के चलो आप लोगों का छत्तीसगढ़ी होगा, तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप लोग जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उसको ग्रामर रूल रेगुलेशन के साथ सीखे हो क्या, उसके व्याकरण को पढ़ करके सीखे हो क्या? नहीं ना सीखे हो। डायरेक्टली आप लोगों ने सुना है अपने मम्मी से, अपने आसपास से, अपने पापा जी से, जिनसे भी सुन करके फिर बोले होंगे, बोल करके सीखे होंगे। उसमें ग्रामर वगैरह रूल रेगुलेशन नियम का जरूरत नहीं पड़ा है ना। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से बिना किसी ग्रामर रूल रेगुलेशन के जो सीखा जाता है ना उसे अधिग्रहण कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण उसे कहेंगे जो बिना किसी भाषा को ना रूल रेगुलेशन के सीखा जाता है। ठीक है, मतलब जो ना बिना किसी रूल रेगुलेशन के जब आप लोग सीखते हो ना तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे
भाषा अधिग्रहण कहेंगे। चलिए उसके बाद ना कैरेक्टरीज पढ़ते हैं, मतलब इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं कि एक्विजिशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट को आप लोग ना पहले ध्यान से पढ़िए। एक्विजिशन कंटेन्स नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। तो अगर इसको हिंदी में बताऊँ ना, तो अधिग्रहण का जो प्रकृति होता है वो दो प्रकार से होता है। सबसे पहले ना सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है और दूसरा अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। सबकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब अचेतन प्रक्रिया होता है और अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब जो होता है अचेतन प्रक्रिया होता है। तो ये दो प्रकार की ना जो प्रक्रिया है वो ना ये जो एक्विजिशन है उसमें शामिल होता है, उसका ना नेचर है, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा को पढ़िए, मदर टंग इज एक्वायर्ड थ्रू एक्विजिशन, मतलब ना मातृभाषा एक्विजिशन के माध्यम से सीखा जाता है, अधिग्रहण किया जाता है। तो हिंदी में प्योर आप लोगों को बताऊँ ना, तो मातृभाषा अधिग्रहण के माध्यम से अर्जित किया जाता है, अधिग्रहित किया जाता है। समझ में आया। दूसरा। तीसरा को पढ़िए, द इंटरेक्शनलिस्ट इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसको अगर हिंदी में आप लोगों को बताऊँ ना, तो भाषा अर्जन के लिए अंतःक्रियावादी जो वातावरण है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ये बोला गया है। चौथा को पढ़िए, लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, मतलब भाषा अधिग्रहण का एक स्वचालित प्रक्रिया है, इसका मतलब। नेक्स्ट को पढ़िए, लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो ये ना अपने आप मतलब स्वचालित अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट को पढ़िए, फर्स्ट लैंग्वेज इज जनरेटेड थ्रू एक्विजिशन, द लैंग्वेज दैट द चाइल्ड एक्वायर नेचुरली फ्रॉम हिज होम एंड सोसाइटी इन्वायरमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। तो अगर इसे हिंदी में बताऊँ ना, तो पहली भाषा अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मतलब आप लोगों का जो मदर टंग है ना वो अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मतलब सीखा जाता है। और वो जो भाषा जो है ना वो बच्चे अपने घर समाज में ना स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। और ये ना पर्यावरण का प्रथम भाषा कहा जाता है। कौन? तो पर्यावरण का जो प्रथम भाषा कहा जाएगा ना वो मदर टंग को कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अ चिल्ड्रन लर्न इट्स फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू स्पीच। इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, जो एक बच्चा है वो स्पीच के माध्यम से, मतलब बोलने के माध्यम से ना जो फर्स्ट लैंग्वेज उसका मदर टंग है वो सीखता है। जैसे मेरा छत्तीसगढ़ी जो मदर टंग होगा ना, तो मैं ना बोल बोल कर उसे क्या करूँगा, सीखूंगा। जो मेरा मदर टंग है वो बोल कर ही ना सीखा हूँ, जी हाँ, मदर टंग को। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज इज़ अ हैबिट, इट मीन्स अ लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू यूज़ ऑफ रूल। तो इसका जो मतलब होगा, भाषा एक आदत है, इसका मतलब ये है कि भाषा में नियमों के प्रयोग से सीखा जाता है। तो ये साफ साफ ये बोला है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए नोट करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट को, इफ़ द स्टूडेंट कम फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड शुड बी डिस्करेज टू यूज़ देयर मदर टंग। तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, यदि छात्र विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग जाति वन समुदाय से आते हैं, और उन्हें अपनी मातृभाषा का उपयोग करने से ना हतोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब रोका जाना चाहिए। ये जो नोट करके दिया है वो वही बोला है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, इफ़ अ पर्सन हैज़ जस्ट started learning a language and he's acquired good command over grammar, it implies that he know the rule of the language। तो इसका क्या मतलब होगा, यदि किसी व्यक्ति ने अभी अभी भाषा को सीखना शुरू किया है और व्याकरण पर अच्छी पकड़ बना लिया है, तो इसका अर्थ ये होगा कि उसका ना भाषा के नियम को जानता है, मतलब वो जो व्यक्ति है ना वो भाषा के नियम को जानते हैं, ये बोला गया है इसमें। चलिए उसके बाद ना लर्निंग को जानते हैं, मतलब अधिगम को जानते हैं। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम होता है और सीखना भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ना हम लोग इसके डेफिनेशन मतलब परिभाषा को पढ़ते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िए इसको। व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न विथ अ सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड अ लर्निंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज इन विच लर्नर्स लर्न द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर एंड वोक्योबलरी। तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, तो इसमें कहा गया है जब किसी भाषा को व्यवस्थित तरीके से सीखा जाता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, सीखना कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ये जो डेफिनेशन है वो क्या बोला है। आप लोग जब अंग्रेजी को पढ़ते हो तो सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या करते हो, उसको सीखने से पहले अंग्रेजी भाषा को, उसके रूल रेगुलेशन, नियम कायदा कानून, जितने भी शब्दावली है ना, सबसे पहले आप लोग उसको समझने की कोशिश करते हो और उसके बाद फिर अंग्रेजी को सीखने का प्रयास करते हो। तो वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का लर्निंग कहलाएगा। ठीक
ठीक है। उसी प्रकार से फर्स्ट में जब हम लोग अधिग्रहण पढ़े थे ना, है ना, लर्निंग एक्विजिशन पढ़े थे ना आप लोगों को, तो एक्विजिशन या अधिग्रहण का मतलब जो होता है ना, वो आप लोगों का बिना रूल रेगुलेशन ग्रामर के ना, केवल आप उस भाषा को जब सीखते हो ना, केवल सुन करके और बोल करके, जैसे आप लोगों का छत्तीसगढ़ी भाषा है तो वो आप लोगों का एक्विजिशन के तहत कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है आप लोगों को, ठीक है। जो बिना रूल रेगुलेशन के साथ ना आप लोग पढ़ोगे तो वो आप लोगों का मदर टंग जो है ना, वो आप लोगों का क्या होगा, एक्विजिशन के माध्यम से सीखे हो आप लोग, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ी सीखे हो तो वो आप लोग बिना रूल रेगुलेशन मतलब ग्रामर वामर की सीखे हो ना, तो वो आप लोगों का एक्विजिशन के माध्यम से सीखना कहलाएगा या एक्विजिशन कहलाएगा। और उसी प्रकार से जब आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, ये जो लर्निंग है वो, तो अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो उसके रूल रेगुलेशन, ग्रामर, व्याकरण, शब्दावली, सारे नियम और विनियमों को सीखते हो, उसके बाद फिर आप लोग अंग्रेजी सीखना शुरू करते हो, तो वो लर्निंग अधिगम कहलाएगा आप लोगों का। दोनों में डिफरेंस को आप लोगों को समझ में आया ना। तो अधिगम क्या होता है और अधिग्रहण क्या होता है, दोनों में फ़र्क आप लोगों को समझ में आया। चलिए उसके बाद ना हम लोग ना कैरेक्टरिस को पढ़ते हैं, मतलब इसके विशेषताओं को पढ़ते हैं लर्निंग के। तो सबसे फर्स्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस, यह सचेत प्रक्रिया है, मतलब आपका जो माइंड है ना वो कॉन्शियस है, अच्छे से सचेत है, सोच रहा है, समझ रहा है, ये होता है इसका मतलब। ग्रेजुअल प्रोसेस, क्रमिक प्रक्रिया, एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, व्यवस्थित प्रक्रिया। नेक्स्ट को पढ़िए, इट इज़ मॉडिफाइड एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, तो इसका जो मतलब होगा यह संशोधित अनुभव और व्यवहार है। नेक्स्ट को पढ़िए, लर्निंग स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्नर आर डिसाइडेड बाय मोटिवेशन, तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, शिक्षार्थियों की सीखने की गति और तीव्रता को ना प्रेरक मतलब जो मोटिवेट करता है ना, तो उसके द्वारा ना डिसाइड किया जाता है, तय किया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, इट नीड्स ग्रामर, रूल एंड वोक्योबलरी, तो इसके लिए व्याकरण और नियम और शब्दावली की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, इट इज़ फॉर्मल सिचुएशन, ये औपचारिक स्थिति होता है। उसके अलावा नोट करके दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे फर्स्ट को, फॉर लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू रीड अ लॉट्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज इज काउड थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू रीड, तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, वो भाषा सीखने के लिए बच्चों को लक्ष्य भाषा में बहुत सारा ना बाल साहित्य पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ना सीखने के जो अवसर है ना वो प्रचुर मात्रा में ना पढ़ने से ही मिलता है बच्चों को। क्योंकि अगर मान के चलो ना, मैं किसी भाषा को सीखना चाहता हूँ या बच्चों को सिखाना चाहता हूँ ना, तो बहुत सारे जो शब्दावली है वो, उसके अलावा बच्चों का जो कॉमिक्स है, उन लोगों का जो बाल साहित्य है उसको पढ़ने के लिए दूंगा, ताकि जो बच्चे हैं ना वो अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये कहा गया है इसमें कि बच्चों को ना बाल साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए बोल करके। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, द लैंग्वेज फैमिली टू विच इंग्लिश बिलोंग इज नो एज द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, वो अंग्रेजी जिस भाषा परिवार से संबंधित है उसे इंडो यूरोपियन, क्या, तो इंडो यूरोपियन फैमिली कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश जो संबंधित है वो। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम इजी इफ इनपुट रिच इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, तो इसका जो मतलब होगा ना, वो अंग्रेजी भाषा सीखना आसान हो सकता है यदि छात्र को ना प्रॉपर इनपुट और पर्यावरण मतलब वातावरण ना प्रदान किया जाए ना, तो एक जो छात्र है वो अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, ये बोला गया है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, वन में हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के अलग अलग गति होते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, अ पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टेड थ्रू द कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, तो इसका मतलब होगा किसी व्यक्ति के सीखने का अनुभव शिक्षकों की योग्यता और उसके अनुभव से ना प्रभावित होता है, ये बोला गया है इसमें प्रॉपर लाइन में। मतलब एक जो व्यक्ति जो सीखता है ना, वो अपने शिक्षक के मतलब एक जो शिक्षक है वो जितना इम्पैक्ट तरीके से मतलब प्रभावी ढंग से और अपने योग्यता अपने कैपेबिलिटी के अनुसार ना और अपने अनुभव के सहारे जब पढ़ाएगा ना, तब ना किसी व्यक्ति के ना जो सीखने का तरीका है उसको बदला जा सकता है, प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रॉपर लाइन ये बोला है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद ना टाइप ऑफ लर्निंग को पढ़ते हैं, मतलब ना सीखने के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट को आप लोग ध्यान से पढ़िए, मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग क्या होता है ना, इसके थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। इट इज़ अ चेंज इन द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म अ स्किल दैट मस्ट बी इनफ्रेड फ्रॉम अ रिलेटिवली परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस, इट कीप बॉडी मूवमेंट, एग्जाम्पल वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, ETC। तो सबसे पहले आप लोगों को ना मोटर लर्निंग क्या होता है, इसमें जो परिभाषा में लिखा गया है ना उसका आप लोगों को हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। उसके बाद फिर ना मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज में मोटर लर्निंग क्या होता है उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो परिभाषा लिखा है उसके अनुसार तो किसी व्यक्ति की कौशल प्रदर्शन करने की क्षमता को ना मोटर लर्निंग कहते हैं, जो अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप ना स्थायी सुधार से अनुमान लगाया जाता है, जिसे मोटर लर्निंग कहते हैं। ये जो परिभाषा दिया है उसके अनुसार मोटर लर्निंग क्या होता है अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मोटर लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ना व्यक्ति अपने अभ्यास और अनुभव के माध्यम से ना शारीरिक कौशल में स्थायी सुधार करता है। एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ ना, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाने से पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अभ्यास करता हूँ, सेम टॉपिक को पढ़ करके समझने की कोशिश करता हूँ अभ्यास। और अभ्यास के बाद ना जब मेरा अभ्यास ही मेरा अनुभव बन जाता है ना, 1-2 दिन पढ़ने के बाद ना, तो वही अभ्यास और वही अनुभव के माध्यम से जब मैं अपने पढ़ाने की कौशल में स्थायी सुधार करता हूँ ना, और अच्छे से पढ़ाने की जब मैं प्रयास करता हूँ ना, तो वो क्या कहलाता है, मोटर लर्निंग कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को मोटर लर्निंग क्या होता है। और ये मोटर लर्निंग में ना 2 चीज़ मुख्यतः आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला जो होगा ना वो अभ्यास होगा, मतलब प्रैक्टिस होगा, और दूसरा जो होगा वो अनुभव होगा, मतलब एक्सपीरियंस होगा। तो कोई भी अगर अभ्यास करेगा और उसके अलावा अपने अनुभव के माध्यम से जब कोई स्किल में ना सुधार लाता है तो वो मोटर लर्निंग कहलाता है। आप लोगों को समझ में आया। तो अगर आप लोगों को एक और उदाहरण दूँ ना कि मोटर लर्निंग किसे कहते हैं, तो ड्राइविंग, मान करके चलो अगर मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभ्यास करूँगा गाड़ी चलाने की। और जो मेरा पूर्व अनुभव रहेगा, मान के चलो मैं साइकिल चलाया हूँ या कोई मेरे को बताएगा कि ऐसा ऐसा चलाते हैं बोल करके, तो अपने पूर्व अनुभव और अपने अभ्यास के माध्यम से जब मैं अपने स्किल में, मतलब गाड़ी चलाने की जो स्किल है ना उसमें स्थायी तौर पर सुधार लाऊंगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, मोटर लर्निंग कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को। उसी प्रकार से इसमें एग्जाम्पल दिया है, देखो, इट कीप बॉडी मूवमेंट, मतलब शरीर की गति को बनाए रखता है, जैसे वॉकिंग मतलब चलना, ड्राइविंग मतलब चलाना, और क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। तो इतने चीज़ों इसका एग्जाम्पल है जो मोटर लर्निंग है वो। चलिए उसके अलावा ना दूसरा ना वर्बल लर्निंग के बारे में जानते हैं, मतलब मौखिक शिक्षा क्या होता है इसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इट इज़ टाइपिकली एसोसिएटेड विथ द मेमोराइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ लिस्ट्स ऑफ वर्क। तो इसका जो मतलब होगा ना, यह आमतौर पर शब्दों की सूची को याद रखने और धारणा करने से जुड़ा होता है। और उसके अलावा नेक्स्ट में क्या बोला है उसको पढ़ो। इट कीप कम्युनिकेशन मेथड्स, एग्जाम्पल स्पीकिंग, सिंगिंग, पिक्चर, सिंबल, ETC। अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में ना वर्बल लर्निंग क्या होता है ये समझा देता हूँ। वर्बल लर्निंग का मतलब होता है शाब्दिक अधिगम, भी इसको कहा जाता है वर्बल लर्निंग को। और इसके अंतर्गत ना मौखिक, शाब्दिक और लिखित एवं सांकेतिक, मतलब सिंबॉलिक के माध्यम से ना सीखने की एक प्रक्रिया होता है, जिसके माध्यम से ना शब्दों और भाषा का उपयोग करके जानकारी को याद रखना और उस पर काम करना शामिल होता है। किसी सूची को याद रखने या शब्दों के बीच ना संबंध स्थापित करने के लिए ना जो मानसिक चित्रों और अन्य गतिविधि का उपयोग किया जाता है ना, तो उसे हम लोग मौखिक शिक्षा या वर्बल लर्निंग कहते हैं। मतलब शब्दों के माध्यम से आप लोग सीखते हो। एक जो व्यक्ति रहेगा वो शब्दों के माध्यम से आपको बोलेगा और उसे सुन करके आप लोग याद रखोगे, या किसी सिंबल को देख करके याद रखोगे। तो ये सारे के सारे ना वर्बल लर्निंग कहलाता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से, मौखिक रूप से ना उसको बोला जाता है और सीखा जाता है, तो वर्बल लर्निंग कहलाता है। उसी प्रकार देखो एग्जाम्पल करके दिया है ना, स्पीकिंग मतलब बोलना, सिंगिंग मतलब गाना गाना, पिक्चर एंड सिंबल मतलब चित्र देख करके या सिंबल सांकेतिक के रूप से आप जब सीखते हो तो वो क्या कहलाएगा, वर्बल लर्निंग कहलाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए उसके अलावा ना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, वैचारिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसमें जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। इट फोकस मोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट द डाटा। इट इज़ मेंटल प्रोसेस, एग्जाम्पल थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ETC। तो इसका अगर हिंदी मतलब आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है ना वो मानसिक प्रक्रिया है। जैसे थिंकिंग मतलब सोचना, रीजनिंग मतलब आप लोग तर्क करना, उसके अलावा इंटेलिजेंस मतलब आपकी बुद्धि क्षमता। तो इस पर आधारित होता है जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है वो, ठीक है। चलिए आप लोगों को ना मैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को ना और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ना याद करने के बजाय उसे अच्छी
तरह से समझने का प्रयास करना। जैसे मान करके चलो ना, आप किसी मशीन को सुधारना चाहते हो, बनाना चाहते हो ना, तो उस मशीन के नाम को याद रखने की बजाय ना, वो जो मशीन है वो कैसे वर्क करता है, ऐसे इस मेथड को सिर्फ याद रखोगे ना, तो वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहलाता है। आप किसी चीज़ को रटने की बजाय उसको समझने का प्रयत्न करोगे ना, तो उसे साफ साफ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, वैचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 93, मतलब ना ऑफिस में ना कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना है, इसके लिए एक एक्ट बना था 1963 में। तो उसके सेक्शन 3 को पढ़ते हैं, मतलब आर्टिकल 3 को पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस फॉर द यूनियन एंड फॉर यूज इन द पार्लियामेंट, नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द कमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंग्लिश लैंग्वेज में एज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे कंटिन्यू टू बी यूज इन एडिशन टू हिंदी। तो इसको आप लोगों को सबसे पहला ना मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, धारा 3 मतलब अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया था, संघ के राजकीय प्रयोजनों में ना और संसद के प्रयोग के लिए ना जो भाषा का उपयोग किया जाएगा वो अंग्रेजी भाषा ही जारी रहेगा, मतलब अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाएगा। और संविधान के प्रारंभ से ना 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी ना नियत दिन तक की हिंदी के अतिरिक्त ना अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये ना सेक्शन 3 में लिखा गया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसे थोड़ा सा सरल तरीके से और समझाने की कोशिश करूँ ना, तो धारा 3 में ये कहा गया था कि राजकीय प्रयोग के जो संसद में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा ना, वो अंग्रेजी भाषा जारी रहेगा। लेकिन ना संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक की ना, जब ये 15 वर्ष समाप्त हो जाएगा ना, तो हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी ना, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकेगा। ये ना आर्टिकल ना ये जो 3 है 1963 के एक्ट में ये कहा गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज के एक्ट में। उसके अलावा ए में क्या कहा गया है, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िए। फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन फॉर विच इट वाज बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द डे एंड। तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, तो इसमें फर्स्ट में कहा था संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जिनके लिए ना उस दिन ठीक लगे ना, तो उसी दिन से उसका उपयोग किया जा रहा था, ये बोला गया है। बी को ध्यान से पढ़िए। फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, तो संसद में कार्य के संचालन के लिए ये भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये बोला गया है। नेक्स्ट में जो बोला है उसको ध्यान से पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन between the union and a state which has not adopted Hindi as its official language। तो इसको अगर हिंदी में बताऊं ना, तो इसमें बोला गया था परंतु संघ और राज्य के बीच पत्रादि के प्रयोजना के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जो ऑफिशियल होगा ना, ऑफिशियल में जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा ना, तो उसमें ना किसी भी प्रकार की जो ऑफिशियल लेन देन होगा ना, तो उसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये बोला है। जिसमें हिंदी को ना अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया जाएगा, ये भी बोला गया है। तो इतने चीज़ों को केवल आप लोगों को समझना है सेक्शन 3 में जो लिखा है उसके बारे में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची। तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें भाषा से संबंधित ना अनुच्छेद दिया गया है। और भाषा कितने भाषा है ना टोटल भारत में मान्यता प्राप्त ना कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसके बारे में दिया है। सबसे फर्स्ट में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। लिस्ट ऑफ लैंग्वेज इन द इंग्लिश शेड्यूल, तो इसमें ना जो भारत की 8वीं अनुसूची है ना, उसमें भाषाओं की सूची दिया गया है। कौन कौन सा है, सबसे फर्स्ट में इसको ध्यान से पढ़ो। द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग 22 लैंग्वेज। तो इसका जो हिंदी मतलब है ना, संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से ना 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, आप लोगों को पता होगा। जिसमें सबसे पहला असमिया है, जिसे एसमिस कहते हैं। दूसरा बंगाली है, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़ा, छठवां कश्मीरी, सातवां कोंकणी, आठवां मलयालम, नौवां मणिपुरी, 10वां मराठी, 11वां नेपाली, 12वां उड़िया,
13 पंजाबी, 14 संस्कृत, 15 सिंधी, 16 तमिल, 17 तेलुगु और 18 उर्दू, 19 बोडो, 20 संथाली, 21 मैथिली और 22 डोंगरी। तो ये तमाम जो 22 भाषा है ना, तो चाहो तो याद रख सकते हो, या इतना आप लोगों को संख्या को याद रखना है कि भारत के 8वें अनुच्छेद में ना टोटल 22 भाषाओं को, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो संविधान है उन्होंने मान्यता दिया है 22 भाषाओं को। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद ना नोट करके दिया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये जो नोट करके दिया है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ना पूरे के पूरे इसको नोट करके रखना है। तो सबसे पहले ये नोट करके दिया, उसको ध्यान से पढ़ो। ऑफ दिस लैंग्वेज 40 वेयर इंटेलिटी इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब होगा इनमें 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इसमें सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड 1967। तो ये जो सिंधी भाषा है ना वो 1967 में कॉन्स्टिट्यूशन में ना ऐड किया गया था। हेयर आफ्टर 3 मोर लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वॉज इंक्लूडेड इन 1992। तो इसका जो मतलब होगा ना, इसके बाद 3 जो और भाषा है ना उसको 1992 में शामिल किया गया। कौन कौन सी भाषा? सबसे पहले कोंकणी है, दूसरा मणिपुरी है और तीसरा नेपाली 1992 में ना शामिल किया गया संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, सब्सिक्वेंटली बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वॉज एडेड 2004। तो आप लोगों को ये याद रखना है 2004 में कौन कौन सी भाषा को ऐड किया गया संविधान में। तो सबसे पहला बोडो था, डोंगरी था, मैथिली था और संताली, जो 4 भाषा है ना वो 2004 में शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो ये जितने जितने सन है ना आप लोगों को इसको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ना लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं कि लैंग्वेज की जो भाषा की जो फैमिली है ना वो भारत में कौन कौन सा था ये जानते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इंडियन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट ऑफ इंडिया जनरली क्लासिफाइड एज द बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग फैमिलीज। तो इसका जो मतलब है ना, भारतीय भाषाएं, भारत के राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं आमतौर पर ना निम्नलिखित भाषा परिवारों के रूप में ना स्वीकार किया गया है। तो कौन कौन सा भाषा परिवार के रूप में स्वीकार किया गया है? सबसे पहला देखो इंडो यूरोपियन, तो द इंडो ईरानियन ब्रांच इन द पार्टिकुलर। तो इसका जो फर्स्ट में जो मतलब है उसको बताओ ना, तो इंडो यूरोपियन विशेष रूप से इंडो ईरानी शाखा के हैं ये जो इंडो यूरोपियन है वो। दूसरा देखिए द्रविडियन, तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक जिसे मुंडा इन पर्टिकुलर कहा जाता है। तो विशेष रूप से ये मुंडा जाति से संबंधित है, ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है ना वो इससे संबंधित है। चौथा सीनो तिब्बत जिसे ना चीन तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, टाइबिटो बर्मन पर्टिकुलर, तो इसे विशेष रूप से ना तिब्बती बर्मन के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार के ना लैंग्वेज फैमिली मतलब भाषा परिवार होता है, ये चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है कि 4 प्रकार की लैंग्वेज फैमिलीज होता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों का जो ये रहेगा ना जो थ्योरी क्लास वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए इंडो यूरोपियन फैमिली क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। असम, बंगाली, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी एंड उर्दू ऑल बिलोंग द इंडो आर्यन ग्रुप इन द इंडो ईरान ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन। तो इसको जो आप लोग बोलूँगा ना, तो ये जो इंडो यूरोपियन के जो फैमिली में आते हैं ना, तो ये तमाम जो लैंग्वेजेस है ना वो इंडो यूरोपियन जो फैमिली है ना उसके अंतर्गत आता है, आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए द्रविडियन के बारे में कि द्रविडियन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आता है। कन्नड़ा आता है, मलयालम आता है, तमिल आता है एंड तेलुगु बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। तो ये चारों पांचों जो लैंग्वेज है ना वो द्रविडियन लैंग्वेज में आता है। तो आप लोगों को ना अलग अलग करके इसे नोट करके रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कन्नड़ा या तमिल या बंगाली किस भाषा परिवार के हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा। उसके अलावा ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन कौन आता है ये देख लो। संथाली जो भाषा है ना वो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा परिवार है ना उसमें आता है, केवल एक लैंग्वेज है वो। उसके अलावा साइनो तिब्बत के बारे में जानते हैं, मतलब चीन तिब्बत के बारे में जानते हैं। ये मणिपुरी एंड बोडो जो 2 भाषा है ना वो दोनों के दोनों किस में आएगा, साइनो तिब्बत मतलब चीन तिब्बत में आएगा। ठीक है, मणिपुरी और बोडो 2 लैंग्वेज है वो। खास तौर से आप लोगों को ना ये जो 2 लैंग्वेज है वो और 1 लैंग्वेज है वो, और ये जो 4 प्रकार से जो अलग अलग लैंग्वेज है ना उसे आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों को अगर आप लोग याद रख लोगे ना कि ये इस भाषा परिवार से बोल करके, तो इसे आप लोग ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि द्रविड़ भाषा में कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, ऑस्ट्रियाटिक में कौन सा आता है, उसके अलावा चीनी तिब्बत में कौन सा आता है, ये पता चल जाएगा। बाकी जो आप लोगों को याद नहीं आएगा वो इंडो यूरोपियन के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसे समझ लेना आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को केवल इतना ही थ्योरी पढ़ना था। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो
इसमें आप लोगों का इसी से रिलेटेड जो MCQ सीरीज़ है ना उसको लेकर के आऊँगा। तो बेशक आप लोग ना लास्ट में फीडबैक दीजिएगा कि आज का ये जो क्लास है वो कैसा लगा। आप लोग ज़रूर ना इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार से मेरे से गलती हुआ होगा ना तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सुधारूंगा। तो बेशक आप लोग बताइएगा अगर किसी प्रकार से कोई समस्या आएगा आप लोगों को तो।